वेल, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट मूवर्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ पार्ट्स में इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच के दो इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किए हैं और उसमें नाउन के बारे में इन शॉर्ट मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था और प्रोनाउन के बारे में काफी डिटेल में मैंने सारे यूजेस के साथ अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपने उनको देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उन पार्ट्स को आवश्यक रूप से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउन के वो कंप्लीट यूजेस हैं जिससे आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आइए आज हम इंग्लिश का एक अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो पार्ट है एडजेक्टिव का। ठीक है, पर एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसके टाइप्स को छोड़कर मैं सीधे आ रहा हूं एडजेक्टिव के यूजेस पर। एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एडजेक्टिव के पार्ट्स, एडजेक्टिव के टाइप्स, ये चीजें आपसे लिखने के लिए एग्जाम्स में कम पूछी जाती हैं। यूजेस के थ्रू मैं वर्ड्स को समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करते हैं कि ये वर्ड्स का यूज आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा सुना समझा होगा कि जो एडजेक्टिव है वो एक क्वालिफायर है। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब क्वालिफाई करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। जो हमारा एडजेक्टिव है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है या तो नाउन के बारे में या किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। तो एडजेक्टिव को अपन कह लेते हैं और डिस्क्राइबर। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करे। किसको डिस्क्राइब करे? नाउन या प्रोनाउन को। वही हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आते हैं, जो हमें कलर, साइज, शेप, क्वालिटी और डिसक्वालिटी की बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आते हैं, जो हमें किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी की बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आते हैं, जो किसी भी काउंटेबल नाउन की नंबर की बात करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव आता है, जो किसी नाउन के साथ पोजीशन शो करता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से क्वेश्चन करता है। इसके अलावा आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन में से एक का बोध कराते हैं। इसके अलावा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करता है उसके साथ जुड़कर, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रोनाउन पर भी बात करी थी, दिस, दैट, दीज, दोस। इसके अलावा आपका आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो किसी भी कॉमन वर्ड को प्रॉपर प्लेस के साथ रिलेट करके एक प्रॉपर प्लेस का बोध कराता है। जैसे अगर हमने बोला इंडियन गुड्स, ठीक है, इंडियन स्पाइसेस, तो स्पाइसेस विच आर फॉर्म इन इंडिया, मतलब ऐसे स्पाइस जो कहां पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। तो हमने उसको क्या कह दिया? इंडियन स्पाइसेस। तो यहाँ पे जो इंडियन वर्ड है वो स्पाइस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, कि स्पाइस कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। तो इस तरीके से हमने इन सारी चीजों पर डिस्कस कर लिया है। पहले भी डिस्कस किया है। प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो एडजेक्टिव में रिलेट करते हैं। डिफरेंस मैंने वहां पे बता दिया था कि प्रोनाउन आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। इट मींस दैट प्रोनाउन के ठीक बाद नाउन का यूज नहीं होगा। और जो एडजेक्टिव होते हैं दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। इस कारण आप ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव के बाद जनरली हम नाउन लिखते हैं अनलेस टू एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसकी थ्योरी पे हैं। लेकिन अब हमें जो सीखना है वो सीखना है वर्ड्स के यूजेस को। ठीक है, तो वर्ड्स के यूजेस पर जब हम आएंगे तो वर्ड्स के यूजेस में एडजेक्टिव के यूजेस को सीखेंगे। तो आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिस पर हम जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इनकी मीनिंग क्या है, इनके सेंस क्या है और इनके यूज में डिफरेंस क्या है। वो वर्ड्स में लिख देता हूं आपके सामने। एक वर्ड होता है अदर, एक वर्ड होता है अनदर, एक वर्ड होता है द अदर, एक वर्ड होता है आपका नो अदर। ठीक है, इन वर्ड्स का अपन यूज करते हैं, अदर का, अनदर का, द अदर का, नो अदर का, और एक वर्ड आपका आता है अदर्स। ठीक है, इसका भी यूज करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारे वर्ड्स हैं जिनका हम यूज करने जा रहे हैं, अदर का, नो अदर का, द अदर का, एनी अदर का, अनदर का, इनमें डिफरेंस क्या है ये सीखेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंफ्यूजन में रहते हैं हम कि कहाँ पे अदर लगाना है, कहाँ पे द अदर लगाना है, कहाँ पे अनदर लगाना है, कहाँ पे एनी अदर लगाना है। तो इन चीजों को अपन देखते हैं। तो आइए देखते हैं इनके यूजेस को और समझते हैं इनका जो डिफरेंसेस हैं। ठीक है, उन डिफरेंसेस को समझते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि ये चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज हमसे बनती है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, जो हम एग्जांपल्स पर बात करेंगे, जो हम इनके करेक्ट यूजेस पर बात करेंगे, तो वहां पे आप थोड़ा सा दिक्कत महसूस करोगे।
उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लिख लेते हैं यहां पे कुछ वर्ड्स को। एक वर्ड है हमारा क्या, अनदर। ठीक है, एक वर्ड हमारा जो है वो है द अदर। एक वर्ड जो हमारा है वो है अदर। ठीक है, और एक जो वर्ड है हमारा वो है क्या, अदर्स। तो इन 4 वर्ड्स पे क्या डिफरेंस है इनको अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अनदर हो गया, द अदर हो गया, अदर हो गया और अदर्स हो गया। अनदर को आप ऐसा समझ लीजिए कि अनदर बना हुआ है एन प्लस अदर से। अनदर जो है वो बना हुआ है किससे, एन प्लस अदर से। ठीक है, द अदर ये तो साफ साफ दिख रहा है वो किससे बना हुआ है, द प्लस अदर से। और अदर को आप ऐसा समझ लीजिए कि यहां पे हमने आर्टिकल का ही यूज नहीं किया है। ठीक है, यहां पे हमने आर्टिकल का ही यूज नहीं किया और उसके बाद सीधा क्या लिख दिया, अदर लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकॉल करिएगा अपने इंफॉर्मेशन को जो आप जानते हो कि ए एन और द का यूज क्या है। ठीक है, तो आप सबको मालूम होगा कि हमने जो आर्टिकल पाए हैं उसको 2 टाइप में बांटा गया। एक टाइप है इंडेफिनिट का और एक टाइप है किसका, डेफिनिट का। और उसमें आपको मालूम होता है कि जो हमारा ए और एन है वो कैसे आर्टिकल हैं, तो आपको पता चलता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल है। जो हमारा द है वो कैसा आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल है। ध्यान रखिएगा, मैं इजिली इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ए और एन का यूज हम कहां पे करते हैं, व्हेन समथिंग इज इनडेफिनिट टू द लिसनर और रिसीवर। ठीक है, जिस व्यक्ति के सामने कोई बात बोली जा रही है, जो उस बात को सुन रहा है या पढ़ रहा है, वो बात या वो व्यक्ति या वो वर्ड अगर उसके लिए इनडेफिनिट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बुक खरीद के लाया, अब मैं जा रहा हूं अपने दोस्त के पास बताने कि मैंने एक बुक खरीदी। ठीक है, तो मैं तो जानता हूं कि मैं कौन सी बुक लाया हूं, लेकिन जिसके सामने मैं जा रहा हूं बताने के लिए वो तो नहीं जानता। उसके लिए वो बुक क्या हो गई, इंडेफिनिट हो गई। जब वो बुक इंडेफिनिट हो गई तो मैं किसका यूज करूंगा, आई बॉट अ बुक। ठीक है, तो ए और एन का यूज वहां पे किया जाता है जब कोई चीज लिसनर के लिए, स्पीकर के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज लिसनर के लिए, रीडर के लिए या जो हमारी बात को रिसीव कर रहा है उस बंदे के लिए वो चीज क्या हो, इंडेफिनिट हो। अब अगर वही चीज उसके लिए डेफिनिट हो जाती है तो फिर हम किसका यूज कर लेते हैं, दा का। ठीक है, तो अगर हमने बोला आई बॉट अ बुक, द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम बोला कि मैंने एक बुक खरीदी तो बुक उसके लिए अनजान थी। जब मैं सेकंड टाइम उसी बुक का यूज कर रहा हूं तो समझ गया कि मैं उसी बुक के बारे में बात कर रहा हूं जो मैं खरीद कर लाया हूं, तो वो उसके लिए क्या होगी, डेफिनिट हो गई। तो फिर किसका यूज कर लेगा, वो दा का। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आर्टिकल में, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल में। अब इसी बात को यहां पे रिलेट करिएगा, आप किसका यूज कर रहे हो, एन का। ठीक है, एन का यूज पहली चीज ध्यान रखिएगा कहां पे होता है, उन चीजों के पहले होता है जो सिंगुलर हो। ठीक है, उन चीजों के पहले होता है जो कैसे हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर में कैसे हो, काउंटेबल हो। ठीक है, किसके सिंगुलर हो, काउंटेबल के। तो एन का यूज हम वहीं पे कर पाएंगे। आप अपने आप से पूछ के देखिएगा, क्या हम अ बुक्स लिख सकते हैं, क्या हम आकार लिख सकते हैं, आकार से लिख सकते हैं, क्या हम एन ऑनेस्ट बॉयज लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बॉयज जो है वो प्लूरल हो गया, कार्स जो है वो प्लूरल हो गया, बुक्स जो है वो प्लूरल हो गया, और ए और एन की जो शाब्दिक मीनिंग आती है वो वन की निकल के आती है, वीक फॉर्म ऑफ वन होता है। ठीक है, वन का बिग फॉर्म क्या होता है, ए और एन होता है। तो अगर इसकी मीनिंग वन है तो इसका मतलब इसके बाद सिंगुलर ही वर्ड आएगा, प्लूरल नहीं लिख पाएंगे। तो यहां से एक बात आप और समझ लीजिएगा कि अनदर का यूज हमेशा किसके पहले होगा, सिंगुलर के पहले। अगर कोई चीज प्लूरल है तो हम कभी भी अनदर का यूज नहीं कर पाएंगे, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि अनदर लग रहा है एन के साथ, मतलब वो चीज भी कैसी होनी चाहिए, इनडेफिनिट होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज भी हमारे लिए कैसी होनी चाहिए, इनडेफिनिट होनी चाहिए। तो यहां पे मैंने समझा दिया आपको कि अनदर जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है एन प्लस अदर से। इसका मतलब एन का यूज हम हमेशा किसके पहले करते हैं, सिंगुलर के पहले। ठीक है, किसके पहले करते हैं, इनडेफिनिट चीजों के पहले। तो अनदर का भी यूज कहां होगा, वो चीजें के, वो उन चीजों के पहले यूज किया जाएगा जो सिंगुलर है, काउंटेबल है और इनडेफिनिट। मेरी बात क्लियर हो रही है यहां तक। अब देखिए द अदर में आते हैं, द के यूजेस को समझ लीजिए।
दा का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे कोई चीज क्या हो जाती है, डेफिनिट हो जाती है। अब वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर वो डेफिनिट है तो हम किसका यूज करेंगे, दा का। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर मैं बोलता हूं द बुक विच आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल, वह किताब जो मैं चाहता हूं वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एक किताब नहीं है लेकिन वही वाली जो मुझे चाहिए, तो डेफिनिट है, इस कारण मैंने किसका यूज किया, द बुक का। अब मान लीजिए मुझे 5 किताबें चाहिए थी, ठीक है। अगर मुझे 5 किताबें चाहिए थी और 5 में से कोई भी किताब वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा वहां पे, द बुक्स विच आई वॉन्ट आर नॉट अवेलेबल, वे किताबें जो मुझे चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो दा का यूज हम बुक के पहले भी कर सकते हैं, दा का यूज बुक्स के पहले भी कर सकते हैं। डिफरेंट यही है कि डिफरेंस जो आपको यहां पे मिलेगा वो ये आएगा कि डेफिनिट होना चाहिए, ठीक है। अगर डेफिनिट है द लग जाएगा, फिर चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसका मतलब क्या है, द अदर का यूज हम सिंगुलर के पहले भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लूरल के पहले भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वो चीज कैसी होनी चाहिए, डेफिनिट होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज कैसी होनी चाहिए, डेफिनिट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे समझिए, हम बात करते हैं किसकी, अदर की, ठीक है। अदर को मैंने बताया आपको, आप इसको समझ लीजिए हम किसका यूज कर रहे हैं, नो आर्टिकल का। जब हम नो आर्टिकल का यूज कर रहे हैं और नो आर्टिकल के बाद किसको लिख रहे हैं, अदर को, तो इसका मतलब सीधा सा समझिएगा, नो आर्टिकल प्लस अदर। तो आर्टिकल में जो 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं किसी भी एग्जाम में, तो एक ऑप्शन नो आर्टिकल का भी होता है। और एडजेक्टिव की इस पार्ट के बाद, एडजेक्टिव के यूजेस को खत्म करने के बाद जब हम आर्टिकल की तरफ चलेंगे, तो वहां पे मैं आपको आर्टिकल डिटेल में समझाऊंगा। काफी बड़ा और काफी ट्रिकी टॉपिक है आर्टिकल का। हम छोटा मोटा यूज जान के सोचते हैं कि आर्टिकल हमसे पूरा बनता है, पर ध्यान रखिएगा आर्टिकल काफी बड़ा, काफी ट्रिकी टॉपिक है, ठीक है। तो उसको हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। उम्मीद है कि वो चीजें आपको समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे नो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है। नो आर्टिकल कहता है, देखिए अगर कोई चीज इनडेफिनिट है और सिंगुलर है तो किसका यूज करिए, ए और एन का। अगर कोई चीज डेफिनिट है और सिंगुलर या प्लूरल है, फिर कुछ भी हो, तो आप किसका यूज करिए, दा का। इसका मतलब क्या है, नो आर्टिकल का यूज कहां पे होगा, जो चीजें इनडेफिनिट होंगी। जो चीजें कैसी होंगी, इनडेफिनिट होंगी, लेकिन होंगी कैसी, प्लूरल, ठीक है। देखिए ध्यान से, दो ही कॉन्सेप्ट है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अगर कोई चीज डेफिनिट है तो दा लग जाएगा, फिर चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात बचती है किसकी, इनडेफिनिट की। तो अगर कोई चीज इनडेफिनिट है तो हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का। कब, जब वो सिंगुलर, कब करते हैं, जब वो कैसा हो, सिंगुलर हो। तो सिंगुलर को हटा दीजिए तो हमारे पास बचा क्या, प्लूरल। तो अगर कोई चीज प्लूरल होती है या अनकाउंटेबल होती है, अगर वो इंडेफिनिट है, तो फिर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं कि अगर मैं लिखता हूं कि माई ब्रदर गिव मी डॉट डॉट बुक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपसे आर्टिकल फिल करने के लिए आ जाए तो आप कुछ भी फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो बुक्स की बात कर रहे हो उसके बारे में आपका लिसनर नहीं जानता। मतलब वो बुक्स क्या है, इंडेफिनिट है। अगर वो बुक्स इंडेफिनिट है तो दा नहीं लग पाएगा, प्लूरल होने के कारण ए और एन नहीं लग पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आर्टिकल की जगह जो है वो खाली रहेगी, नो आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। तो नो आर्टिकल का मतलब मैंने क्या समझाया कि चीज इंडेफिनिट होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि आप अदर के बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा यूज हम इनका पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझाने का तरीका ये है, ठीक है। तो अदर के बाद जो हम चीजें लिखते हैं वो कैसी होती है, इनडेफिनिट होती हैं। कैसी होती हैं, इनडेफिनिट होती हैं। और ध्यान रखिएगा उसके बाद जो हम नाउन लिखेंगे वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल के कॉन्सेप्ट से मैंने आप लोगों को समझा दिया कि अनदर का यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जब वो कैसा होगा, इनडेफिनिट होगा, ठीक है। द अदर का यूज होगा प्लूरल काउंटेबल के पहले, सिंगुलर काउंटेबल के पहले जब वो कैसा होगा, डेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि द का यूज हम कहां करते हैं, डेफिनिट चीजों के पहले। नो आर्टिकल का जो हम यूज कर रहे होते हैं, मतलब अदर का जो हम यूज कर रहे होते हैं बिना आर्टिकल के, ठीक है, ना तो एल लगाया ना द लगाया, तो अदर का जो हम यूज कर रहे होते हैं वो किसके पहले करेंगे, इनडेफिनिट के पहले। लेकिन ध्यान रखिएगा वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर इनडेफिनिट सिंगुलर हो गया तो फिर किसका यूज करना पड़ेगा, अनदर का। क्लियर है यहां तक की बात।
तो अब आइए इन तीन के यूजेस को हमने देख लिया है, तो इनके एग्जाम्पल्स को भी कर लेते हैं। अदर का यूज ध्यान रखिएगा, अदर्स का जो यूज होता है वो एडजेक्टिव के रूप में नहीं होता बल्कि प्रोनाउन के रूप में होता है। इसका मतलब क्या है, अगर कभी भी हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, ठीक है, अगर कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में हमें यूज करना हो किसका, इन वर्ड्स का, लेकिन नाउन ना दिया हो, नाउन ना दिया हो, तो फिर हम केवल और केवल किसका यूज कर पाएंगे, अदर्स का ही यूज कर पाएंगे। जैसे समझिएगा एक वर्ड, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, क्लियर हो जाएगा आपका ये जो कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने लिखा डोंट लॉफ एट डॉट डॉट, ठीक है, अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए। इस सेंटेंस में जो आपका ये एट है वो क्या है, प्रीपोजिशन। और अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच की समझ है थोड़ी बहुत, तो आपको मालूम है प्रीपोजिशन आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। मतलब प्रीपोजिशंस का जो हम यूज करते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। इसका मतलब प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड लिखा जाएगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो हमारा अदर है, जो हमारा अनदर है, जो हमारा द अदर है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या है, हमारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है, या ये कह लीजिए डिटर्मिनर्स हैं। ये क्या है, डिटर्मिनर्स हैं, एडजेक्टिव हैं या डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है। और जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो बिना नाउन के कभी यूज ही नहीं हो पाते। जो डिटर्मिनर है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बेसिकली ध्यान रखिएगा, वो बिना नाउन के लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव दोनों हैं वो जो है वो ध्यान रखिएगा बिना नाउन के नहीं लिखे जाते, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो आर्टिकल होता है हमारा ए, एन और द, ये भी हमारे क्या होते हैं, डिटर्मिनर, ठीक है, ये भी हमारे क्या होते हैं, डिटर्मिनर। अब अगर ये हमारे डिटर्मिनर है तो आप अपने आप से पूछ के देखिएगा, अगर मैंने लिखा ही इज डॉट डॉट ऑनेस्ट, अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे आप क्या लगाइए, तो बहुत सारे लोगों ने रट रखा होता है कि हम ऑनेस्ट के पहले एन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी वो बच्चे क्या करते हैं, एन लगा देते हैं। क्या ये सही है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, ये क्या है, रॉन्ग है। आप देखिए ये जो ए और एन दा कुछ भी आप लगाओगे वो किसके लिए लगेगा, जो यहाँ पे नाउन आएगा, जो यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर आपने लिख दिया बॉय तो आप लिख सकते हो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, लेकिन जब तक आपने यहाँ पे कोई बॉय कोई गर्ल कुछ नहीं लिखा, मतलब सी लिखते तो गर्ल, ही लिख रहे हैं तो बॉय, या आप यहाँ पे स्टूडेंट लिखते, तो जब तक आपने ऐसा कोई नाउन नहीं लिखा तो इस एन का यूज आप नहीं कर पाओगे, मतलब यहाँ पे ये खाली जगह रह जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा डिटर्मिनर्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है किसके लिए, नाउन के लिए, ठीक है, या प्रोनाउन के लिए। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डिटर्मिनर्स बेसिकली जो होते हैं वो नाउन के साथ ही लिखे जाते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के लिए लग जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, डोंट लॉफ एट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हमें फिल करना है, ऑप्शन में आपके पास यही चार दिए हैं जो मैंने अभी आपको लिखे यहाँ पे, ठीक है। अब आप इनको एनालाइज करिए, ये तीन तो मैंने बता दिया क्या है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर अगर है तो नाउन के साथ ही लिखा जा सकता है, तो मतलब इन तीनों का जो ऑप्शन है वो हमारे लिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे हम केवल एक ही ऑप्शन फिल कर पाएंगे, क्या, अदर्स, ठीक है। और ये जो फंक्शन करेगा वो ध्यान रखिएगा प्रोनाउन का करेगा। तो आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि जो हमारे अदर, अनदर, द अदर है, ये डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इनके साथ हम हमेशा नाउन का यूज करेंगे। अगर हमारे पास नाउन नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें इनका यूज करना है बिना नाउन के, तो फिर हम किसका यूज करेंगे, अदर्स का, क्योंकि ये जो अदर्स होता है ये हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। उम्मीद है ये आपका जो एग्जाम्पल है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो अदर्स ध्यान रखिएगा, अदर्स क्या है, आपका प्रोनाउन है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लेते हैं जिसमें आप अदर, द अदर और अनदर का करेक्ट यूज कर पाओ। अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप लिखते हो, आप किसी दुकान में गए हो शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, शॉपकीपर ने आपको कुछ शर्ट्स दिखाए, वो शर्ट आपको पसंद नहीं आया, या मान लीजिए एक शर्ट दिखाया वो शर्ट आपको पसंद नहीं आया, अब आपको दूसरा देखना है, ठीक है। अदर का यूज आपको पता ही है, अन्य या दूसरा होता है, ठीक है, मीनिंग के तौर पे अगर आप हिंदी में जाओ तो अगर आपको दूसरा देखना है तो अगर आप उससे बोलते हो तो क्या बोलोगे, शो मी डॉट डॉट शर्ट, ठीक है, शो मी डॉट डॉट शर्ट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो आपकी मीनिंग रहेगी, क्योंकि ये जो शर्ट है वो क्या है, इंडेफिनिट है, ठीक है। यहाँ पे जो आप शर्ट का यूज कर रहे हो वो क्या है,
इनडेफिनिट है। अगर इनडेफिनिट है फिर आप देखिए, चूंकि इनडेफिनिट है द अदर का यूज नहीं कर पाएंगे। द अदर का अगर हम यूज नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो क्या बचते हैं, अनदर का यूज करिए या फिर अदर का यूज करिए। तो अब आप वहां पे समझ लीजिए कि अनदर लिखा होगा तो उसके बाद सिंगुलर होना चाहिए। अगर आप अदर लिखते हो कभी भी सिंगुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप अदर का यूज करते हो तो आपको इसके बाद प्लूरल नाउन ही लिखना पड़ेगा। आप इससे पूछ के देखो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपका आंसर होगा ये क्या है, सिंगुलर है। तो आप अदर का यूज नहीं कर पाओगे, आपको यूज करना पड़ेगा किसका, अनदर का। शो मी अनदर शर्ट, इट मींस इज दैट द शर्ट विच द शॉपकीपर हैज शोन यू, यू डिसलाइक दैट, ठीक है, आपने उसको क्या किया, डिसलाइक कर दिया। अगर आपने उसको डिसलाइक कर दिया तो इसका मतलब आपको दूसरी शर्ट देखनी है, दूसरी शर्ट देखनी है तो अदर या अनदर का यूज होगा। अगर आप किसी एक ही शर्ट की बात कर रहे हो तो अनदर लिख के यूज करो, अगर बहुत सारी शर्ट्स की बात कर रहे हो तो सॉरी अदर के साथ यूज करो। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे आई गॉट इंजर्ड लास्ट नाइट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा सेंटेंस को, काफी अच्छा है। आई गॉट इंजर्ड लास्ट नाइट, माई वन हैंड वॉज ब्रोकन, माई वन हैंड वॉज ब्रोकन डॉट डॉट वन was या हैड कर देते हैं, हैड पेन, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान से समझिएगा, इस सेंटेंस में भी आपको जो ऑप्शन दिया गया वो वही है, अनदर का, द अदर का, ठीक है, और अदर्स का, अदर का, ठीक है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सारे के लिए भी सेम लेके चलते हैं। अब आप यहां पे फिल करने का प्रयास करो। आई गॉट इंजर्ड लास्ट नाइट, मुझे कल रात क्या लगी, चोट लग गई, ठीक है। माई वन हैंड वॉज ब्रोकन, मेरा एक हाथ क्या हुआ, टूट गया, डॉट डॉट वन हैड पेन, ठीक है। अब आप चाहे यहाँ पे कुछ भी लगाइए, मीनिंग तो दूसरे की आएगी, ठीक है, मीनिंग किसकी आएगी, दूसरे की आएगी। चाहे आप अनदर लगाइए, चाहे द अदर लगाइए, चाहे अदर लगाइए, चाहे अदर्स लगाइए, मीनिंग किसकी आएगी, दूसरे की आएगी। अगर मीनिंग दूसरे की आएगी तो इसका मतलब क्या है, वो वाले हाथ की आप बात नहीं कर रहे हो जो टूट गया है, बल्कि दूसरे की बात कर रहे हो। जब दूसरे की बात कर रहे हो तो यहाँ पे अदर्स का यूज नहीं हो पाएगा, वन के साथ नहीं लिख पाएंगे पर, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्या हम अदर लगा दें, क्या हम अनदर लगा दें, तो मैंने बताया क्या अदर के बाद प्लूरल होना चाहिए। हाथ हमारे पास दो ही है, एक टूटा है तो एक ही बचा, एक टूटा है तो क्या बचा है, एक ही बचा, तो हम यहाँ पे अदर का भी यूज नहीं कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे ऑप्शन चूज करिए अनदर और द अदर का, काफी अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। तो अनदर और द अदर का, अगर हम अनदर का यूज कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, जिसके सामने हम ये बात कर रहे हैं वो नहीं जानता कि हम कौन से हाथ की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे अपने आप से पूछ के देखिए, आपके पास हाथ दो ही है, ठीक है, आपने सामने वाले को बता दिया कि मेरा एक हाथ जो था वो क्या हुआ, टूट गया। जब आपने ये बता दिया कि मेरा एक हाथ टूट गया तो दूसरा कौन सा बचा, वही जो बचा ना, ठीक है, हाथ तो दो ही है, ठीक है। तो जब हमारे पास दो ही हाथ हैं, हमने एक को बता दिया कि टूट गया, तो दूसरा कौन सा होगा, यही वाला, ठीक है। अगर ये टूटा है तो यही बचा, अगर यही बचा तो डेफिनिट है, अगर डेफिनिट है तो हम किसका यूज करेंगे, द अदर का, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि आई गॉट इंजर्ड लास्ट नाइट, ठीक है, मुझे पिछली रात चोट लगी, एक हाथ टूट गया, ठीक है, दूसरे में दर्द था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं दूसरे हाथ की, ठीक है, तो वो कौन सा है, आप यहाँ पे वन भी लिख सकते हो, हैंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप वन भी लिख सकते हो, हैंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब आपको ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि एक हाथ के आप टूटने की बात कर रहे हो, दूसरे के दर्द की बात कर रहे हो, तो दो ही हाथ हैं आपके पास, तीन तो होते नहीं है, ठीक है। तो दो ही हाथ है आपके पास, तो एक टूट गया, अब दूसरा जो बचा वो डेफिनेट है, वो सामने वाला बंदा भी जान रहा है कि वो उसी हाथ की बात कर रहा है जो नहीं टूटा है, ठीक है। तो इसलिए हम किसका यूज कर लेंगे, द अदर का। उम्मीद करता हूँ सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि हम ऊपर ऊपर की चीजें जान के या सिर्फ हिंदी में मीनिंग जान के आप पढ़ लेते हो
कि अदर का यूज होता है दूसरे के सेंस में, अनदर का यूज होता है अन्य के सेंस में, ठीक है। इससे आपका काम नहीं चल पाएगा। आप ध्यान रखिएगा, आपको अगर करेक्ट यूज पढ़ना है तो उनके पीछे की जड़ तक जाना पड़ेगा, और जब आप जड़ तक जाओगे थोड़ी सी चीजें कठिन लगेंगी, थोड़ा सा समस्या आएगी, लेकिन एक बार वो क्लियरिटी आ गई फिर आप चाहे हजारों क्वेश्चन करिए, आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि आई हैव कॉल्ड 2 boys या आई हैव कॉल्ड 10 boys, ठीक है। आई हैव कॉल्ड 10 boys, 2 आर, या लिख देते हैं 2 of them, 2 of them are very lazy, ठीक है। 2 of them are very lazy, full stop, dot dot, dot dot, boys are very laborious, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने एक और सेंटेंस लिखा, अब आप इसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 2-3 सेंटेंस को कंबाइन करके लिखा गया, चीज ऐसी आती है। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि जब हम एक छोटा सा सेंटेंस देखते हैं 2-4 शब्द का, लगता है बन जाएगा, जब वही सेंटेंस को बड़ा कर दिया जाता है तो फिर लगता है कि नहीं बनेगा। आप ध्यान रखिएगा, जो बड़े सेंटेंस होते हैं उनमें ज्यादा क्लियरिटी होती है, उन सेंटेंस पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो उनमें ज्यादा क्लियरिटी होती है। तो अगर मैंने लिखा आई हैव कॉल्ड 10 बॉयज, ठीक है, मतलब मैंने 10 लड़कों को बुलाया है। कितने लड़कों को? 10 लड़कों को बुलाया। 2 ऑफ देम आर वेरी लेजी, उनमें से 2 जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा आलसी हैं। तो अब ध्यान रखिए, आपने पहले ही किसी को बता दिया कि आपने कितने लड़कों को बुलाया, 10 लड़कों को। अब उनमें से 2 की बात आपने पहले कर दी, तो बचे कितने? 8 बचे। कौन से 8 बचेंगे? इन्हीं में से, ठीक है। तो मतलब आपने इन लड़कों के बारे में एक बार पहले ही क्या किया, मेंशन कर दिया। एक बार पहले ही क्या किया, मेंशन कर दिया। जब आपने किसी भी सेंटेंस में किसी एक वर्ड को एक बार पहले ही मेंशन कर दिया, जैसे मान लीजिए आप लिखते हो आई सा अ बॉय, ठीक है, आई सा अ बॉय फुल स्टॉप डॉट डॉट, बॉय वाज वर्किंग इन द फील्ड, वो लड़का कहां काम कर रहा था? मैदान में काम कर रहा था। तो जब आपने बॉय को एक बार मेंशन कर दिया तो दोबारा लिखोगे तो दा के साथ लिखोगे, दोबारा लिखोगे तो आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज क्या हो गई, रीडर के लिए, लिसनर के लिए डेफिनेट हो गई। तो जब मैंने किसी व्यक्ति को बता दिया कि मैंने 10 लड़कों को बुलाया है, मतलब वो लड़कों की संख्या के बारे में जान गया, लड़कों के बारे में जान गया। अब मैं उन्हीं में से 2 की बात कर देता हूं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? 2 ऑफ देम। फिर मैं उन्हीं में से बाकी 8 की बात करता हूं, तो मतलब ये हमारे क्या है? अन्य 8 लड़के, ठीक है, अन्य 8 लड़के हैं। जो अन्य 8 लड़के हैं वो उन्हीं में से हैं जो 10 आए हैं, मतलब डेफिनिट है। अगर डेफिनिट है तो द अदर ही लग पाएगा। अगर कोई चीज डेफिनिट है तो हम उसमें किसका यूज कर पाएंगे? द अदर का ही यूज कर पाएंगे। हम वहां पे अनदर का या अदर का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? द अदर लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जितने बड़े सेंटेंस होंगे उसमें उतनी ज्यादा क्लियरिटी होगी। आप चीजों को ढंग से एनालाइज बस करिए, ठीक है। 4 वर्ड के 5 वर्ड के सेंटेंसेस को देखकर हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, अगर हमें करेक्ट यूजेस को समझना है, थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट तक जाना पड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा अपने आप में क्लियरिटी लानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा क्लियरिटी उतना बेहतर आपसे चीजें बनेंगी, ठीक है। आइए और एग्जांपल समझते हैं। उम्मीद है कि ये एग्जांपल आपके समझ में आ गया होगा। अब कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो 2 बातें जो मैंने आपको बताई थी कि अदर, द अदर के बाद आप सिंगुलर भी लगा सकते हो, प्लूरल भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है, वो डेफिनेट होना चाहिए बस। तो इसके पहले वाले सेंटेंस में आपने बॉय के पहले, सॉरी हैंड के पहले द अदर लगाया था, ठीक है, सिंगुलर था, तब भी क्या लगाया? द अदर लगाया। इस सेंटेंस में आपने बॉयज के पहले द अदर लगाया, क्यों? क्योंकि वो डेफिनेट था। अब वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इमेजिन करिए कि हम 2 ही लड़कों को बुला के लाते, ठीक है। 2 लड़कों में एक की हम बात कर चुके होते, फिर दूसरे को रिफर कर रहे होते। तो जब हमने 2 ही लड़के को बुलाया है, एक की हम बात कर चुके हैं, मतलब जो बचा उसी की बात करेंगे। डेफिनेट है, अगर डेफिनेट है तो किसका यूज करना पड़ेगा? द अदर का, ठीक है। और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर हमने लिखा कि
वही सेंटेंस लिख लेते हैं जो अभी मैंने शुरू में लिखा था। जैसे मान लो मैं लिखता हूं शो मी डॉट डॉट शर्ट्स। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इस सेंटेंस को। हालांकि इजी है क्योंकि पहले मैं समझा चुका हूं आपको। अगर इस सेंटेंस में आप फर्स्ट टाइम शर्ट्स को रिफर कर रहे हो, मतलब इसका क्या है, ये इंडेफिनिट होगा। अगर ये इंडेफिनिट होगा तो हमें अनदर का यूज करना है या अदर का यूज करना है। क्योंकि ये प्लूरल है तो अनदर का यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम किसका यूज कर लेते हैं, अदर का। ठीक है, शो मी अदर शर्ट्स। ठीक है, और सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं तो मैं लिखता हूं क्या, राहुल वॉज अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन मैंने दिया, उस क्वेश्चन को करने में जो राहुल था वो क्या था, अनेबल था। ठीक है, सॉल्व करने में। ठीक, फिर मैंने आगे लिखा आई आस्क्ड डॉट डॉट स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान से समझिएगा कि राहुल को मैंने क्वेश्चन दिया, वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट से पूछना पड़ा। ठीक है, अन्य स्टूडेंट से पूछना पड़ा। तो क्या ये स्टूडेंट डेफिनिट हैं, क्या आप इस स्टूडेंट को रेफर कर चुके हो, तो आपका आंसर होगा नो। अगर आपने इन स्टूडेंट्स को रेफर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अदर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इंडेफिनिट है। और अगर ये इंडेफिनिट है और इंडेफिनिट में कैसा है, प्लूरल है, तो हम अनदर का यूज नहीं कर पाएंगे। किसका यूज करना पड़ेगा हमें, अदर का। तो आई आस्क्ड अदर स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट। तो उम्मीद है कि इतने कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ और अच्छे एग्जांपल्स हैं। एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छा सेंटेंस है, करेक्शन का सेंटेंस है। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही डजंट वांट या ही डज नॉट वांट डॉट डॉट और डॉट डॉट क्या, अनदर बाइक। ठीक है, तो समझिए ध्यान से इसको कि किसी बंदे के पास एक बाइक थी। अब उसकी वो बाइक जो है वो किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो गई। अब उसको कोई दूसरी बाइक नहीं चाहिए। ठीक है, उसको कोई दूसरी बाइक नहीं चाहिए। अगर उसको कोई दूसरी बाइक नहीं चाहिए तो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अब आप अपने आप से पूछ के देखिए क्या ये सेंटेंस सही है। तो आपका आंसर हो रहा है कि अनदर जो है वो इंडेफिनिट की बात करता है, बाइक जो है वहां पे इंडेफिनिट है, सिंगुलर है, सही होगा। लेकिन यार आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई सेंटेंस निगेटिव हो, ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस कैसा हो, निगेटिव हो, तो निगेटिव सेंटेंसेस में हम अनदर का यूज नहीं करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमें अनदर के ही प्लेस में यूज करना पड़ता है, किसका, एनी अदर का। ठीक है, तो यहां से ये बात समझ लीजिएगा कि निगेटिव सेंटेंसेस में हमें अनदर का यूज नहीं करना है। निगेटिव सेंटेंसेस में अनदर के ही प्लेस में हमें किसका यूज करना है, एनी अदर का। तो चूंकि सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, तो हम अनदर जो लिख रहे हैं वो हमारा अनदर क्या है, गलत है। क्या लिखना पड़ेगा, एनी अदर। इट मींस इज दैट ही डज नॉट वांट एनी अदर बाइक। ठीक है, ही डज नॉट वांट एनी अदर बाइक। ठीक, और सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अब इसी का एक अपोजिट भी देख लीजिएगा ध्यान से। अगर मैं लिखता हूं ही वांट्स डॉट डॉट बाइक। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में आपको दे दिया जाए एनी अदर, और दे दिया जाए क्या, अनदर। इसके ऑप्शन में अगर आपको दे दिया जाए एनी अदर और दे दिया जाए क्या, अनदर, तो अब देखिए सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। तो आप किसको प्रेफर करोगे, अनदर को यूज करना, क्योंकि एनी का यूज आगे चल के मैं जब सम और एनी का यूज आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एनी का यूज जनरली किसके लिए होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, अनलेस कि उसकी मीनिंग ऑल हो जाए। ठीक है, जब उसकी मीनिंग ऑल हो जाती है तब फिर अपन उसका यूज कर सकते हैं अफर्मेटिव में भी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस एनी का यूज हम किस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो अगर मैंने लिखा ही वांट्स अनदर बाइक, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा अनदर है वो इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स को लेके चलते हैं। एक सेंटेंस समझिएगा ध्यान से, अगर आया कि श्वेता इज बेटर देन एनी गर्ल इन द क्लास। ठीक है, श्वेता इज बेटर देन एनी गर्ल इन द क्लास। अब आपसे वही सवाल है, क्या ये सेंटेंस हमारा सही है? अब आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, एनी का एक मीनिंग होती है, मैंने बताया एनी का यूज हम कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन उसकी मीनिंग ऑल आनी चाहिए। ठीक है, मतलब सबको रिफर करना चाहिए। अगर वो सबको रिफर नहीं करता तो फिर उसका मतलब वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता। तो अगर हम इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं तो इसका मतलब इसकी जो मीनिंग निकल के आनी चाहिए वो ऑल की आनी चाहिए, यहां पे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान से समझिएगा, क्या ये सेंटेंस सही है? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों गलत है इसके बारे में समझ लीजिएगा। जब हम लिख रहे हैं श्वेता इज बेटर देन एनी गर्ल, ठीक है, इन द क्लास, इट मींस इज दैट, एक और सेंटेंस लेके चलता हूं, दोनों को साथ में बता देता हूं। अगर मैंने लिखा आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, ठीक है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो आपका आंसर होना चाहिए रॉन्ग है। ठीक है, अब इसको आप कैसे समझाओगे कि ये रॉन्ग है? देखो ध्यान से, जब हम लिख रहे हैं एनी मेटल, इट मींस दैट, ध्यान रखिएगा, एनी मेटल का मतलब है ऑल मेटल्स। एनी मेटल का मतलब क्या है? ऑल मेटल्स। ठीक है, अगर हम लिखते हैं कोई भी धातु तो इसका मतलब सारी धातुएं। ठीक है, अगर हम लिखते हैं कोई भी धातु तो इसका मतलब क्या है? सारी धातुएं। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि आयरन जो है वो सभी धातुओं से ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, सभी धातुओं से क्या है? ज्यादा यूजफुल है, इसका मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आयरन है वो मेटल नहीं है। आयरन जो है वो क्या है? मेटल नहीं है। इट मींस दैट, समझिए ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं ऐसे, मान लीजिए ये मेरा एक खजाना है और ये किसका है? मेटल्स का है, यहाँ पे ये सारी की सारी मेटल्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बाहर की किसी चीज का कंपेयर करता हूं इससे, ठीक है, इसके बाहर की किसी चीज का अगर मैं कंपेयर करता हूं इन धातुओं से, ठीक है, कि अगर मैं बोलता हूं डायमंड, ठीक है, डायमंड इज हार्डर देन एनी मेटल, ठीक है, कि जो डायमंड है वो किसी भी धातु से ज्यादा कठोर है। ठीक है, धातुएं कठोर होती है, सबको मालूम है। तो अगर मैं लिखता हूं डायमंड इज हार्डर देन एनी मेटल, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायमंड इज नॉट अ मेटल, डायमंड जो है वो मेटल नहीं है, बाकी सारी की सारी मेटल अलग, डायमंड अलग। तो मैं अगर एनी मेटल करूंगा तो उसका मतलब सारी मेटल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो डायमंड अलग और सारी मेटल अलग, तो एक दूसरी चीज का कंपेयर हम कर रहे हैं किसी दूसरे ग्रुप से, किसी दूसरे चीज से, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी ग्रुप से किसी एक चीज को निकाल लेते हैं, मान लीजिए ये आयरन है, हमने इसको निकाल दिया, तो जब आयरन को यहां से निकाल दिया तो मेटल्स के ग्रुप से आयरन निकल गई, तो अब क्या बची? धातुएं बची या अन्य धातुएं बची? तो आपका आंसर आएगा अन्य धातुएं बची, सभी धातुएं नहीं बची। अब क्या बची? अन्य धातुएं बची, और अन्य के सेंस में हमें क्या लिखना पड़ता है? अदर। तो आप क्या लगाइए यहाँ पे? आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। मतलब आयरन की तुलना हम बाकी सभी धातुओं से कर रहे हैं कि आयरन जो है वो अन्य सभी धातुओं से, ठीक है, दूसरी धातुओं से क्या है? ज्यादा यूजफुल है। तो आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर आप लिख रहे हो श्वेता इज बेटर देन एनी गर्ल, इट मींस दैट वी आर थिंकिंग दैट कि श्वेता जो है, श्वेता इज नॉट अ गर्ल, श्वेता जो है वो लड़की नहीं है, तो अब ये तो रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि श्वेता जो है सभी लड़कियों से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छी है, तो इसका मतलब क्या है? श्वेता इज नॉट अ गर्ल। ठीक है, अगर हम ऐसा कंपेयर कर रहे हैं। फिर अगर हम लड़कियों के ग्रुप से ही श्वेता को निकाल के बाकी लड़कियों के साथ उसका कंपेयर करते हैं कि श्वेता जो है वो अन्य लड़कियों से ज्यादा अच्छी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एनी अदर लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन का कंपेयर उसके ग्रुप से किया जाए, ठीक है, उसके ग्रुप से ही किया जाए, तो हमें एनी अदर का या अदर प्लस प्लूरल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एनी अदर गर्ल भी लिख सकता हूं, या मैं इसको हटा के क्या लिख दूं? अदर लिख दूं,
तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गर्ल्स लिखूंगा। ठीक है, तो या तो आप अदर गर्ल्स का यूज कर लो, तब भी श्वेता को छोड़कर अन्य लड़कियां हो जाएंगी, या फिर आप इसका यूज कर लो एनी अदर गर्ल का, तब भी श्वेता को छोड़ के अन्य लड़कियां हो जाएंगी। तो कहने का मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आप इंग्लिश में यूजेस में थोड़ा सा क्लियरिटी लाइए। चीजें आप जानते हो, ठीक है, चीजें आपने पढ़ी पढ़ाई हैं, लेकिन उनके यूजेस में थोड़ा सा आपको डाउट है, या करेक्ट यूजेस ना जानने के कारण कहीं ना कहीं जब फिल इन द ब्लैंक्स में या सेंटेंस की करेक्शन में उन चीजों का यूज आता है, आपसे पूछा जाता है, तो आपको लगता है कि यार ये मैंने सही करके आया, मैं जो करके आ रहा हूं एग्जाम में वो सही है, लेकिन एक्चुअल में वो हो गलत जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने उसके पीछे का पूरा जो डाटा है, पूरा जो उसका एनालिसिस है, उसको नहीं पढ़ा है। और जब आप पूरी जानकारी लेके नहीं जाओगे, तो आपने कहावत ही सुनी है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आपने अधूरा ज्ञान लिया, आप ज्ञान देने चले गए, आपको लग रहा है कि हाँ सब बढ़िया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए किसी भी चीज को अगर आप बेहतर ढंग से करना चाहते हो तो उसका पूरा ज्ञान लीजिए। तो इंग्लिश के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर, द अदर, अनदर और अदर्स, और इन सभी वर्ड्स का जो यूज है वो भी मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। एडजेक्टिव के सारे वर्ड्स के यूजेस खत्म होने के बाद हम एडजेक्टिव पर भी एक क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछी गई होगी, इरर पर आधारित, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित। तो जो चीजें अलग अलग एग्जाम में पूछी गई होंगी उस पर एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आई जाएगी, और उसमें आपको पता चलेगा कि जो चीजें आज हमने क्लास में डिस्कस किया है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि अदर के कॉन्सेप्ट में आपको अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा, जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, आपकी उस प्रॉब्लम को अगले पार्ट्स में दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और इस वीडियो में जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी पढ़ाई हैं उसमें अगर कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो वो भी आप बता दीजिएगा, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसको अगले पार्ट्स में इंक्लूड कर दिया जाए। तो इस पार्ट में हमने अदर के कंप्लीट यूजेस को देख लिया है। अगले पार्ट्स में अपन डिफरेंस सीखेंगे, फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है, और चूंकि दोनों के तीन तीन वर्ड्स होते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, और इनके भी अपन थोड़े से यूज में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो उसको भी अपन दूर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसके यूजेस आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये चीजें पहुंच पाए और वो भी अच्छी चीजें और करेक्ट यूजेस जो है वो सीख पाए। थैंक यू।